पढ़ना है, वैसे भी आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी आप लोग को काफी कुछ पता ही है, कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे वीक के 2 लेक्चर्स 3 लेक्चर्स रहे, अदरवाइज बाकी हम लोग का रेगुलर लेक्चर रहे सीपीसी का और जूरिस्प्रूडेंस का, तो उसकी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, दैट्स इट। और सैटरडे आप लोग मुझे बता दीजिए तो हम लोग उसका एक क्वेरी का सेशन रख लेते हैं कि आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है उसमें हम डिस्कस कर सकें। Supreme Court of India. The Supreme Court of India is the highest judicial court and the final court of appeal under the Constitution of India. The highest constitutional court with the power of judicial review. देखिए, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट है, सबसे लास्ट अपीलेट कोर्ट है। इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय प्रेसिडेंट के समवेयर कि हम अपने लिए कोई एक फेवर ले सकें, है ना, चाहे वो अपील से रिलेटेड है, चाहे वो जुडिशरी या जस्टिस से रिलेटेड है। हमारे पास सबसे लास्ट एक जो है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद प्रेसिडेंट वाले पावर है वो हमें पता ही है, और इसी के साथ यहाँ पर जो जुडिशियल रिव्यू वाला पावर है ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू वाला जो पावर है ये हमारे लिए एक सेफ गार्ड है कि अगर किसी भी तरह का कोई रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने किया हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया हो, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, क्या वो सही है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, इन सभी चीजों के लिए जो राइट है, फाइनल राइट्स हमारे यहाँ किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। अभी आ रही है आवाज? यस मैम। तो यहाँ पर फेडरल स्टेट हैज ए सिंगल एंड unfiled judicial system and with 3 tier structure, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। देखिए हमारे यहाँ पर अगर हम जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो हमारे यहाँ पर 3 बेसिक सिस्टम है, मतलब 3 ऐसी चीजें हैं, एक प्रॉपर एक सिस्टम है, सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट और उसके पास सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में जैसे अलग अलग लॉज में भी बताया गया है, सीआरपीसी में अभी आप पढ़ रहे हो, सीपीसी में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा, तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मींस जो छोटे छोटे जितने भी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ कई सारी दूसरी हमारी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हर एक स्टेट में अलग अलग आपको बताइए कि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स हैं, और सबसे लास्ट में जो है वो है हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसके बाद कोई अपर कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं है जो जुडिशरी से रिलेटेड कोई जजमेंट दे सके या कोई उस तरह की अथॉरिटीज को यूज कर सके। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ब्रीफ हम देखेंगे कि ये जो कंडीशन है कि हाँ हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के इतने पावर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, क्या 1947 के पहले भी एज इट इज था, इसी तरह की चीजें होती थी? तो नहीं, डेफिनेटली नहीं। मींस उसके पहले एक अलग सिस्टम था। जब हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ है उसके बाद से हमारे पास एक प्रॉपर अलग सिस्टम आया। हिस्ट्री के हिसाब से देखिए कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ कलकत्ता एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड विद फुल पावर एंड अथॉरिटी। यहाँ पर एक जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें सुप्रीम कोर्ट को एक तरह का जुडिकेचर ऑफ कलकत्ता में कुछ इस तरह के पूरे रिकॉर्ड्स, कोर्ट से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स और पूरी पावर और अथॉरिटी दी गई थी इसे। इट वॉज एस्टेब्लिश टू हियर एंड डिटरमाइन ऑल कंप्लेंट्स फॉर एनी क्राइम and also the entertain, hear and determine any suits of
और एक्शन इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। देखिए उस टाइम पर जो जुरिस्डिक्शन वाला पार्ट था वो थोड़ा डिफरेंट था। आज की डेट में हम मानते हैं कि हम क्योंकि फेडरल सिस्टम को ऑप्ट कर चुके हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर उस टाइम पर ये चीज़ें बेसिकली नहीं थी कि प्रॉपर आपके पास फेडरल सिस्टम है, प्रॉपर आपके पास स्टेट है, स्टेट के लिए हम लोगों ने इस तरह का गाइडलाइन बना दिया। ये सारी चीज़ें हमारे पास कब आई? जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन को एप्लीकेबल किया। बट उसके पहले अलग अलग स्टेट का अलग अलग जो जुरिस्डिक्शन है उसके हिसाब से चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। जुरिस्डिक्शन उस हिसाब से पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। जैसे द सुप्रीम कोर्ट्स एट मद्रास एंड बॉम्बे वर एस्टेब्लिश्ड बाय किंग जॉर्ज 1800 एंड 1823 के टाइम पर अलग अलग इस तरह का ये जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था जॉर्ज थर्ड के थ्रू हुआ था। द इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1961 क्रिएटेड हाई कोर्ट्स फॉर वेरियस प्रोविंस एंड abolished Supreme Court at Calcutta, Madras and Bombay and also the सादर अदालत इन प्रेसिडेंट्स टाउन्स। यहाँ पर कुछ अलग अलग उस 1861 में सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा वाला हटाकर उसकी बजाय इंडिया हाई कोर्ट एक्ट 1961 एप्लीकेबल किया गया। The High Courts had the distinction of being the highest court for all cases till the creation of Federal India अमेंडमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारा जो ये इंडिया का एक्ट है उसके हिसाब से उस टाइम पर जो फेडरल कोर्ट है, जब तक कि हाईएस्ट कोर्ट ये क्रिएशन नहीं हुआ तब तक कि हाई कोर्ट में इस तरह के पावर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। द फेडरल कोर्ट हैड jurisdiction to solve disputes between province and federal state and hear appeal against judgment from high courts। मीन्स फेडरल कोर्ट जो है उसे इस तरह का प्रॉपर jurisdiction दिया गया, जो भी डिस्प्यूट्स होते थे प्रोविंसेस और फेडरल स्टेट के बीच में उनके लिए उनके अगेंस्ट अपील सुनने का राइट दिया गया, जजमेंट देने का राइट था। आफ्टर इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस इन 1947 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग ऑन 26 जनवरी 1950। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि 1947 के बाद जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे काफ़ी लंबा टाइम तक एक वर्क किया गया है, ड्राफ्ट किया गया है और उसके बाद डिसाइड किया गया कि किस तरह की चीज़ें, चाहे वो जुडिशरी से रिलेटेड हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव वाले पार्ट पर हो, चाहे वो गवर्नमेंट के पार्ट पर हो, हर एक चीज़ को प्रॉपर उसमें गाइडलाइन प्रॉपर दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ को मेंशन किया गया है। इसीलिए the Supreme Court of India also came into the existence and its first sitting was held on 28 जनवरी 1950 को। ये डेट कुछ आप लोग याद रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस में पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर 28 जनवरी 1950 को फर्स्ट सेटिंग हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली सुप्रीम कोर्ट मेंशन किया गया है, जहाँ पर की पावर्स, राइट्स, अथॉरिटी, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, एवरीथिंग मेंशन किया गया है। द लॉ declared by the Supreme Court is binding on all courts within the territory of India। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह का कोई डिसीजन दिया है या कोई लॉ डिक्लेयर किया है, वह सभी के लिए पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल होता है। इट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू to strike down the legislative and executive action contrary to the provisions and the scheme of the constitution। The distribution of power between union and states or इनमिसिबल टू द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कई ऐसी चीज़ें अभी आगे हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक जो रोल है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक सेफ गार्ड का जो रोल है वो हमारे लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट प्ले करता है। क्यों? ताकि यहाँ पर चाहे वो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड हो, चाहे वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टेट और यूनियन के बीच जिस भी तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं उनसे रिलेटेड हो। स्टेट और यूनियन के बीच के अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होंगे तो वो मैटर कहाँ शॉर्ट आउट होगा? सुप्रीम कोर्ट में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यहाँ पर कुछ चीज़ें हाईलाइट कर लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर पार्ट 5 द यूनियन एंड चैप्टर 6 द यूनियन जुडिशरी। यूनियन जुडिशरी इसलिए कहा जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी को पता है फेडरल सिस्टम है, सिंगल सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया में एक है, कहीं और नहीं है। सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि नाम ही सुप्रीम है। सारे कोर्ट का सुप्रीम, इसके ऊपर कोई और अलग से कोई संस्था या ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास नहीं है जो कि जुडिशरी से रिलेटेड किसी भी अथॉरिटी को यूज़ करता है।
Article 122 to 147 in Part 5 of the Constitution deal with the ऑर्गेनाइजेशन की किस तरह से सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है। इंडिपेंडेंस, सुप्रीम कोर्ट क्या किसी से बाउंडेड है, किसी और को उसे बाउंड करने का और उसे कमांड करने का राइट है। जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या होगा, कहाँ तक होगा, कहाँ कहाँ वो एप्लीकेबल है। पावर्स, किस तरह के पावर्स, शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। और एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किस तरह से काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से होगा, मींस कॉन्स्टिट्यूट किस तरह से किया जाएगा, कौन लोग होंगे, जजेस कितने होंगे, एवरीथिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया जा चुका है। The Indian Constitution under Article 124A states that there shall be a Supreme Court of India constituting of a Chief Justice of India CJI। सभी लोग जानते हैं एक इंडिया में हमारे यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट का मेन पोजीशन होता है। एंड until parliament by law prescribed a larger number of not more than 7 other judges। यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है कि कितने जजेस हो सकते हैं। The jurisdiction of the Supreme Court of India can broadly be categorized into original jurisdiction, appellate jurisdiction and advisory jurisdiction। यहाँ जब हम पावर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो इसी तरह से किया जाता है कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट को किस तरह के पावर्स दिए गए हैं। तो यही इसी तरह का जो जुरिस्डिक्शन है, इसी से रिलेटेड पावर्स होते हैं कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है, ओरिजिनल पावर्स क्या है, अपीलेट पावर्स क्या है, एडवाइजरी पावर्स क्या है। Organization of Supreme Court, at present the Supreme Court consists of 31 judges, 1 Chief Justice and 30 other judges. Supreme Court number of judges bill of 2019 has added 4 judges to strength. It increased the judicial strength from 31 to 34। ये नई चीज़ है, मेंशन कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा इसे कि 2019 में 3 जजेस को इसमें और ऐड किया गया है, जो कि अब मेंबर अब हमारे यहाँ पर 31 से 34 हो चुके हैं, इंक्लूडिंग द CJI। ओरिजिनली द strength of the Supreme Court was fixed at 8, 1 Chief Justice and 7 other judges. The Parliament is authorized to regulate them. Seat of Supreme Court कहाँ है, सभी को पता है। The Constitution declares Delhi as the seat of the Supreme Court. It also authorizes the CJI to appoint other place or places at seat of the Supreme Court. He can take decision in the regards only with the approval of the President. This provision is only optional and not compulsory. This means that no court can give any direction either to the President or to the Chief Justice to appoint any other place as a seat of Supreme Court. अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, हमारे यहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए जो प्रोसीजर है आप सभी लोगों को पता ही है। प्रेसिडेंट के बगैर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं होता है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। द CJI इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एज ही डीम्स नेसेसरी, है ना। यहाँ पर सजेशंस लिए जा सकते हैं, कंसल्टेट किया जा सकता है अदर जजेस के से, और उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। द अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द CJI and such other judges of the Supreme Court and the High Court as he deems necessary. The consultation with the Chief Justice is obligatory in the case of the appointment of the judge other than Chief Justice। यहाँ पर इस तरह का ये कंपल्सरी है कि जब भी इस तरह का अपॉइंटमेंट हो तो कंसल्टेट किया जाए। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस फ्रॉम 19, ये वाली चीज़ें आप लोगों की सिर्फ नॉलेज के लिए, थोड़ा सा इस चीज़ जब PPT आप लोगों से शेयर किया जाएगा इसे रीड कर लीजिएगा कि अब तक किस किस तरह के अपॉइंटमेंट किस किस तरह से हुए हैं। Qualification of judges. A person to be appointed as a judge of the Supreme Court should have the following qualifications.
He should be a citizen of India. It is most important thing. He should have been a judge of a high court or high courts in the succession for 5 years. 5 साल तक वो किसी हाई कोर्ट में रहे हों. He should have been an advocate of a high court or high courts in succession for 10 years. And he should be a distinct jurist in the opinion of the president. The constitution has not prescribed a minimum age for appointment as a judge of the supreme court. यहाँ पर किसी भी तरह का इस तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये क्राइटेरिया की ज़रूरत भी नहीं होगी. उसका रीज़न आप सभी लोग समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जिस भी व्यक्ति को जज के लिए चुना जाएगा उसने हाई कोर्ट में एटलीस्ट प्रैक्टिस किया हो 10 इयर्स तक, या फिर वो 5 साल तक जज रहा. और आप सभी लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस इज इजी पार्ट, कि हाँ आप लोग 10 साल तक जब किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग मैच्योर हैं, और एज वाले पार्ट पर आप लोग 30-35 वाला पार्ट तो आ ही जाता है. इसी के साथ जज बनने वाला जो पार्ट है, तो जज बनने के लिए भी आपका एक लंबा टाइम पीरियड प्रैक्टिस में जब आप देते हैं उसके बाद ही हाई कोर्ट में कोई जज बनता है. और अगर कोई 5 साल तक एज ए जज रहा है तभी जाकर वो बन सकता है. तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ एज वाला कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि इतनी एज, क्योंकि एज वाला क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली जिस तरह का क्वालिफिकेशन इन्होंने डाल दिया है, एलिजिबिलिटी डाला है, ऑटोमेटिकली वो कवर कर लेता है. रिमूवल ऑफ जजेस, देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आप लोगों के इस पार्ट का, कि रिमूवल किस तरह से किया जाता है. तो यहाँ पर इम्पीचमेंट सभी लोगों ने नाम सुना है, महाभियोग. अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट. फर्स्ट थिंग, प्रेसिडेंट के ऑर्डर. द प्रेसिडेंट कैन इशू द रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय पार्लियामेंट हैज बीन प्रेसिडेंटेड टू हिम इन द सेम सेशन. For such removal, the address must be supported by the specially majority of each house of parliament. और इस पूरी प्रोसेस को जो कहा जाता है, सभी को पता होगा, इम्पीचमेंट, कि आपके दोनों सदन मिलकर जब मेजॉरिटी से इस तरह के रिमूवल के लिए कोई एक बिल बनाते हैं और उसे प्रेसिडेंट तक भेजा जाता है, और अगर यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है कि जज किसी भी पार्ट पर मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी में आते हैं, तो उस पार्ट पर इस तरह के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है. द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 regulates the procedure relating to the removal of a judges of the Supreme Court by the process of impeachment. No judge of the Supreme Court has been impeached so far. दीपक मिश्रा के लिए 1718 में किया गया था, बट वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा था. अब यहाँ पार्ट आ जाता है आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का. एज अ फेडरल कोर्ट द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है, एज अ फेडरल कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द इंडियन फेडरेशन, द सेंटर एंड वन और मोर स्टेट. क्या हमारे यहाँ जुरिस्डिक्शन को लेकर कोई लिमिटेशन है? यहाँ पर नहीं. सेंट्रल गवर्नमेंट और वन और मोर स्टेट्स के बीच अगर किसी तरह का डिस्प्यूट है तो कहाँ सुना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में. द सेंटर एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर, बिटवीन टू और मोर स्टेट्स. ये सारी कंडीशंस अगर हैं तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है और सुप्रीम कोर्ट उस पार्ट पर इन केसेस को देख सकते हैं. In the above federal disputes, the Supreme Court has exclusive original jurisdiction. A disputes arising out of any pre-constitutional treaty, agreement, convent, engagement, सनद और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट. और डिस्प्यूट्स अराइजिंग किसी भी तरह का, इसके अलावा अगर किसी भी तरह का कोई ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, या किसी और चीज़ से रिलेटेड कोई सिमिलर डिस्प्यूट है वो. फिर अ डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ एनी ट्रीटी, agreement etc, which specially provides that the said jurisdiction does not extend to such a dispute. Interstate water disputes, definitely. Matters of refer to the finance commission, ये भी. Adjustment of certain expansion and pension between the center and the state. Ordinary jurisdiction of commercial nature between the center and the state. Recovery of damage by the state against the center, means यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज
अदर एनी इश्यूज जहाँ जो कि मेजर की कैटेगरी में आते हैं वो सारे के सारे देखने का राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। रिट जुरिस्डिक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, रिट जुरिस्डिक्शन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, और चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है तो हमारे लिए, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा पार्ट है कि यहाँ पर हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपनी जितनी भी रिट्स हैं इनको इन्फोर्स करवा सकते हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा, और इसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहा गया है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर, in this regard the Supreme Court has original jurisdiction in the sense that an aggrieved citizens can go directly to the Supreme Court, not necessarily by way of appeal. The jurisdiction of the court is not exclusive. The High Court are also empowered to issue writs for the enforcement of the fundamental rights, Article 226. अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन, अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन से मतलब है कि क्या अपील, किस तरह की अपील्स वहाँ की जा सकती हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज प्राइमरी अ कोर्ट ऑफ अपील एंड हियर्स अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट्स ऑफ द लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट्स में इंक्लूड है यहाँ पर आपका हाई कोर्ट। इट एंजॉयज द वाइड अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन विच द कैन बी क्लासिफाइड अंडर 4 हेड्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की जितनी भी अपील्स होंगी वो यहाँ पर की जा सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में जहाँ पर कि किसी पार्ट पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशनल है, रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, किसी व्यक्ति का एक्ट क्या उसे इस तरह का पावर कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है या नहीं, या जिस भी तरह का वो एक्ट करता है। सिविल मैटर्स के सारे जितने भी होते हैं वो सारे के सारे, और क्रिमिनल मैटर्स की सारी अपील की जा सकती है, और स्पेशल लीव पिटिशन जितनी भी होती हैं वो यहाँ फाइल की जा सकती हैं। फिर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 143 ऑथोराइज द प्रेसिडेंट टू सीक द opinion of the Supreme Court in the 2 categories of matters. One of the question of law, most important thing कि अगर कहीं इस तरह का कोई क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज अराइजन और विच इज लाइकली टू अराइज, one of the disputes arising out of any pre-constitutional treaty, agreement, convent, engagement और सिमिलर किसी भी तरह का कोई इस तरह का कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से डिस्कस करते हैं, उनसे एक तरह का कंसल्टेशन लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है विधि के प्रश्न का, सबसे खास चीज कि कौन सी चीज विधि हो सकती है या नहीं, मतलब क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट्स, इससे जुड़ी हुई चीजें, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक इम्पोर्टेंस, इन सब के लिए जो एडवाइजरी वाला जो काम है आपका सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे से करता है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन द constitutionality and legislative enactment and executive orders of the both of central and state government. One examination if they are found the violative of the constitution. अल्ट्रा वायरस, ये शब्द शायद आप लोगों ने कई बार सुना होगा, अल्ट्रा वायरस, कि क्या कोई ऐसी विधि है, क्या कोई ऐसा नियम है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को वायलेट करता है तो उसे अल्ट्रा वायरस कहा जाता है। दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज इलीगल, unconstitutional and invalid, null and void by the Supreme Court. ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि यहाँ अगर कोई भी विधि इस तरह की बनाई जाती है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये जो गाइडलाइन है ये इतना मेजर है कि अगर आपने कोई भी ऐसा रूल बना दिया है जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट के अगेंस्ट जाता है तो यहाँ पर उस पार्ट को, उस रूल को जो एग्जामिन करने का या उसे रिव्यू करने का जो राइट है वो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इस पार्ट पर कोई भी नियम इस तरह से नहीं बनाए जा सकते हैं जो कि किसी भी पार्ट पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। अनकॉन्स्टिट्यूशनल से मतलब है यहाँ पर अनलॉफुल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड से मतलब है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, जहाँ पर हमारी विधि कॉन्स्टिट्यूशनल से, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संवैधानिक विधि के विपरीत हो जाती है, वहां पर इस तरह के नियम एप्लीकेबल नहीं होंगे और वो वॉइड माने जाएंगे या अनकॉन्स्टिट्यूशनल माने जाएंगे। ठीक है, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट वाला जो पार्ट है सिंपल सा है, आप लोगों का पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपको ये देखना है
कि सुप्रीम कोर्ट का एक सिनॉप्सिस प्रॉपर बना लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या है, कहाँ है, उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी वाला पार्ट है, फिर ब्रीफ थोड़ा सा आप कर दीजिए, पीपीटी में मैंने शेयर किया है, और उसी के साथ आप उसे एक प्रॉपर फुल लेंथ का पावर्स के साथ आप जुडिशियल रिव्यू का एक पॉइंट लिखकर आप उसका पूरा फुल लेंथ का आंसर रेडी कर लीजिएगा।